नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको मैं खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर एक बड़ी अहम खबर के हवाले से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम आपको पिछले 1-2 दिन से बता रहे थे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उस सिलसिले में जो उनका एहतजाज का ऐलान किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी, कलअदम करार दे दिया गया था, उसके बाद से चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से एस्केलेट करना शुरू हो चुकी हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड किए गए। अब ये मामला एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है क्योंकि CMH रावला कोर्ट के अंदर मौजूद CMH के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और यही बताया जा रहा है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसी के कारिंदों की जानिब से, उसके कारकुनों की जानिब से जो है ये हमला किया गया है। और उसके अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक 4 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 3 पुलिस एहलकार हैं और 1 FC का एहलकार है, जबकि 20 अफराद जो है वो 20 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इसके अंदर शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। मैं इसकी डिटेल जो है मैं थोड़ी देर में मज़ीद आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन जस्ट अ रीकैप, और वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो 9 जून की हड़ताल की कॉल दी गई है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। मामला जो है वो वहाँ से शुरू होता है कि जनाब 35 मुख्तलिफ मुतालबात जो है वो इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो रखे गए थे। बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो उनका ये मानना है कि जनाब कई चीज़ों के ऊपर अमल नहीं हुआ, जबकि हुकूमती साइड का कहना है कि जनाब बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है ऑलरेडी अमल हो चुका है और चंद चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। लेकिन एक पॉइंट, और वो है महाजरीन की 12 नशिस्तें। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए राज़ी नहीं हैं। अब इस सारे मामले के अंदर जो है ये भी बताया गया है कि 14,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी बुलवा लिए गए हैं। उन्हें भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन रावला कोर्ट के अंदर जो वाक़या पेश आया है उसमें एक जो वजह बताई जाती है, वहाँ पर एक ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक कारकुन था शाहजेब, उसके बारे में बताया जाता है कि वो गोली लगने से जो है वो शहीद हुआ था और उसके बाद उसके नमाज जनाजा के लिए जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनकी जानिब से मूवमेंट हुई है और उन्होंने CMH के ऊपर जाके वहाँ पे हमला किया है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब ज़ाहिर बात है ज़हन में रखिएगा कि बहुत ही मुश्किल से रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो काफ़ी हद तक डिसरप्टेड हैं इस वक्त वहाँ पे। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें बड़ी मुश्किल से चंद डिटेल्स जो हैं वो मिल रही हैं और उनको वेरीफाई करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है इस वक्त। लेकिन जो भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि CMH के बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, जब ये काफ़िला वहाँ पे, जब ये कारकुनों का काफ़िला जो है वहाँ पे CMH के बाहर पहुँचा है तो उन्हें डिस्पर्स करने के लिए जो है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। इनिशियल जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं। और लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो जत्था था वो CMH के तरफ वहाँ पे दाखिल हुआ है और उनकी जानिब से ये इतलात आ रही हैं कि जनाब उनकी जानिब से जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों की भी जो है वो शहादतें हुई हैं। और ये भी चंद ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद जो ममनुआ बोर है उसकी गोलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं उनके पास बड़ा लेटेस्ट किस्म का असलहा भी मौजूद है और वो भी इस एहतजाज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इनके साथ जो कारकुन जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि जनाब हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही है और हमें जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस सारे मामले के अंदर जो है वो मामला बैड टू वर्स होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे चंद लोग जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर का 9 मई है, जिस तरह एक फ़ौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो हमला किया गया था, ये बिल्कुल उसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो रावला कोर्ट के अंदर CMH जो कि एक और फ़ौजी इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर ये उस तरह का हमला किया गया है। ज़हन में रखिएगा कि ये जमात, ये तंजीम जो है वो ऑलरेडी इसे कलअदम करार दिया जा चुका है। अब उसके बाद जब आप इस किस्म के कोई एक्शंस करते हैं तो आपके अगर कोई लीगल डिमांड्स भी होती हैं वो ऑटोमेटिकली पसे पर्दा चली जाती हैं और आपका ये वाला चेहरा जो है वो नुमाया हो जाता है, वो सबसे आगे चला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको 9 मई के इस वाक़े को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज 2026 में भी उस दाग को जो है वो नहीं मिटा सके हैं और बार बार उनको उसका जवाब देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर भी जो है वो एक फ़ौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। अब दूसरी जानिब कुछ और वीडियोस भी हमें रावला कोर्ट से रिपोर्ट की जा रही हैं और वो ये है कि जनाब बड़ी ही शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है इस वक्त वहाँ पे और वहाँ पे क्राउड को जो है डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है और ये शाम से ये सिलसिला जो है
वो अभी भी जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आधी रात का वक्त जो है वो ऑलरेडी इस वक्त हो चुका है और हालात जो हैं वहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस है। कुछ बाज़ार जो हैं वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, कुछ बाज़ार जो हैं वो खुले रहे, लेकिन दिन भर जो है वो पुलिस की, सिक्योरिटी एहलकारों की और वहाँ के मुजाहिरीन की जो आंख बिचौली है वो आपस में चलती रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो दूसरी साइड से जो फायरिंग हुई है उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 4 नौजवान जो हैं जो एहतजाज कर रहे थे वो ज़ख्मी हुए हैं और उन ज़ख्मी नौजवानों को जो है वो CMH भी मुंतकिल किया गया था। इसके साथ साथ कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान पर फायरिंग और एक नौजवान की शहादत के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में कॉल से पहले ही जो है वो मुजाहरे फूट पड़े थे। अब अभी ये एहतजाज जो है ज़हन में रखिएगा कि 9 जून को होना है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एहतजाजी काफ़िलों की मुजफ्फराबाद मुमकिन आमद से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद कुरैशी का कहना है कि कॉल तो 9 जून की है, अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो भी उन्हें यहाँ पहुँचने में 2 दिन फ़िलहाल लगेंगे। इस वक्त शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स खुले हैं और लोग मामूल के मुताबिक वहाँ पर मुजफ्फराबाद में कम से कम सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुजाहिदीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करने की हिदायत तो है, ताहम हमारी अवलीन तरजीह लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है कि इसके लिए सूरत हाल देख कर मुजाहिदीन से बर्ताव किया जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात पुरअमन रहेंगे। दूसरी जानिब जॉइंट एक्शन कमेटी के रुकन की हलाकत के बाद रावला कोर्ट में फिलहाल हालात कशीदा है और वहाँ पर रेंजर्स के एहलकारों को हसास मकामात के ऊपर जो है वो तैनात किया गया है। अब जेहन में रखिएगा, मैं इसमें एक और एंगल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो भी अपना किरदार इस जगह पे अमन व अमान को ख़राब करने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनके स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं, उनके एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं किसी के ऊपर ना मैं इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, ना मैं किसी को ये कहूँगा, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके अंदर दुश्मन भी जो है वो अपना किरदार ज़रूर अदा करता है और वो कोशिश करता है कि चीज़ें जो है और भी ज़्यादा ख़राब हों। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी किसी के कहने के अंदर मत आएँ। आप अपना अगर एहतजाज हो भी पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। अगर आपकी जानिब से कोई एक फायर भी किया गया या कोई ऐसी हरकत कर दी गई तो आपके एहतजाज जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर पानी फिर जाता है। फिर उसके बाद कोई ये नहीं जानता कि आपकी डिमांड जो है वो जायज़ थी या नाजायज़ थी, ये डिबेट ही ख़त्म हो जाती है। असल बात ये हो जाती है कि जनाब आपने वर्दी वालों के ऊपर जो है वो फायर खोला है और यहाँ पे ये सिचुएशन अब यही रिपोर्ट की जा रही है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं इस हमले के अंदर। सो इसलिए चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। मैं अभी भी अरबाब इख्तियार से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी होश के नाखून लें और चीज़ों को डी-एस्केलेट करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें, चाहे वो बातचीत के ज़रिए हो, लोगों के साथ बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करने के हवाले से हो, लेकिन इन चीज़ों को डी-एस्केलेट होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आग इतनी फैल जाए कि उसको संभालना उसके बाद मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के उधर जो है वो एक खबर लगाई गई है जो कहती है कि हुकूमत आज़ाद और जम्मू कश्मीर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद में नुमाया पेशरफ करते हुए 44 में से 24 मुतालबात जो है मुकम्मल तौर पर पूरे कर दिए हैं, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी इस बात को नहीं मानती। इसके मुताबिक ये पेशरफ रिपोर्ट के मुताबिक 16 मजीद मुतालबात पर जुज़वी अमल दरामद हो चुका है या उन पर काम जारी है, जबकि सिर्फ 4 मुतालबात ऐसे हैं जिन पर तातुल बरकरार है या उन्हें काबिल अमल नहीं समझा गया। रिपोर्ट में हुकूमती इस्लाहात और अवामी रिलीफ के हवाले से अहम कामयाबियों का जिक्र किया गया है, जबकि बाकी मानदा सियासी मुतालबात को आज़ाद कश्मीर के जमहूरी अमल में रुकावट डालने की कोशिश करार दिया गया है। ये ज़ाहिर बात एसोसिएटेड प्रेस है, इसका मतलब है ये हुकूमती साइड से जो है ये खबर लगाई जा रही है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सियासी रहनुमाओं के हमरा जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़े कर दिया है कि ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि टनल्स की तमीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। मनसूबों में मुकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने यह भी कहा कि हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं, कानून हाथ में लेने और मासूमों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट फ़िलहाल जो है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी आज़ाद कश्मीर पार्लियामानी पार्टी इजलास में जो है वो एक तफसीली मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इतफाक़ किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात का भी इम्कान है। मुतवक्की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत का जायज़ा लिया जाएगा। आला सतही मुशावरत के बाद आज़ाद कश्मीर के आइंदा सियासी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। देखिए, मैं दोबारा यहाँ पर यही बात कहना चाहूँगा
कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, एक तो उसको कलअदम करार दे दिया गया, जिसकी वजह से मैंने उसी वक्त ये बात कही थी कि इसकी वजह से टेंशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। बेहतर ये होता कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो वैसे ही आगे चलता रहता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर हाउ मच यू डू, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो आगे इसी तरह ही चलता रहना चाहिए। मुज़ाकरात करते रहें करते रहें करते रहें, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर तखरीबकारी होती है। सिंपल एज दैट, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही चलता है। टेबल पे बैठ के चीज़ को रिजॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो कश्मीरी अवाम है, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जो अवाम हैं, ज़ाहिर बात है उनके भी बहुत से मसाइल हैं जो कि वो चाहते हैं कि रिजॉल्व होने चाहिए। इसके बजाय कि चंद ऐसे एलिमेंट्स, चंद ऐसे अफराद जो है अपनी सियासत को चमकाने के लिए उनके इन डिमांड्स को जो है वो इस्तेमाल कर बैठें और उसके बाद इंतशार फैलाएँ या चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करें, बेहतर यह है कि उनकी सुनी जानी चाहिए और उनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। 24 नशस्तों के ऊपर इंतखाबात के हवाले से जो है वो इस वक्त पोलिंग का टाइम तो मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिजल्ट जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं। मजमूई तौर पर पुरअमन ये इंतखाबात रहे, किसी बड़े जो है वो हादसे की रिपोर्ट जो है कम से कम नहीं हुई, विच वॉज अ गुड थिंग। दूसरी बात यह कि जो चंद अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक जो आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तो 2 नशस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि एक नशस्त जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए हैं। हल्का GBA नगर 1 के तमाम 53 पोलिंग स्टेशन का खैर हतमी सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7530 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब वजीरी 6491 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। दूसरी जानब GBA 7 स्कर्दू 1 के तमाम 31 पोलिंग स्टेशन के नतीजे भी आ चुके हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी 4500 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन 4056 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। तकरीबन 450 वोट से उन्होंने शिकस्त खाई है। GBA 24 घांचे 3 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक 8092 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल 5072 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर आए हैं। ये अब तक की वो मतलब सीट्स हैं जिनके कंप्लीट रिजल्ट्स, 3 सीटों के रिजल्ट्स अभी तक आ चुके हैं। दूसरा, हमें जो लोकल ज़राए से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक जो इस वक्त मज़ीद जो गिनती जा रही है, ज़ाहिर बात है परसेंटेज जो है वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे 40% वोट गिने जा चुके हैं, कहीं पे 80% वोट गिने जा चुके हैं। लेकिन 7 मुख्तलिफ नशस्तों के ऊपर जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो बरतरी हासिल किए हुए है, जबकि 7 नशस्तों के ऊपर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी हासिल किए हुए, जबकि 7 नशस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो बरतरी हासिल किए हुए। सो बड़ी एक मिक्स बैग किस्म की जो है वो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन दोबारा जब तक 100% रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाते तब तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली इन सीटों के ऊपर विनर कौन होगा। MWM को 2 जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 सीट के ऊपर जो है वो बरतरी हासिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर हुसैन बुखारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 फराहम नहीं किए जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करके मामले से मुतल्लिक आगाह किया है। उधर PPP के रहनुमा कमर जमान कायरा का भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि पुरअमन इंतखाबात हुए लेकिन अमला फॉर्म 45 नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानब से हिदायत जारी की गई हैं। तमाम 24 हल्का जात के रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुतला किया गया है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ इलेक्शन कमीशनर गिलगित बल्तिस्तान ने हिदायत फरमाई है कि अपने अपने हल्का इंतखाब के तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को फौरी तौर पर अहकाम पहुँचाए जाएँ कि वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नतीजा स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की एक मुसद्दक़ा नकल लाजमन फराहम करें। ये अमल इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल 2017 के मुतालिक दिफात के ऐन मुताबिक यकीनी बनाया जाए ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रहे और नताइज की तरसील और ऐलान के मराहिल खुश असलूबी से मुकम्मल किए जा सकें। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के नताइज में ताख़ीर पर तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा नताइज में गैर मामूली ताख़ीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। फॉर्म 45 की फराहमी में ताख़ीर नाकाबिल कबूल, इंतखाबी अमल मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। वोटर लिस्टों और पोलिंग स्टेशनों में तब्दीली धांधली की निशानदेही है। अस्तोर के इलाके भूंजी में पोलिंग स्टेशन पहाड़ी पर मुंतकिल करना हक़ राय दही पर हमला है। नताइज में रद्दोबदल या अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी ताकत से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा बनाने वाले तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे। अच्छा, अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधी रात का तकरीबन वक्त जो है वो हो चुका है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं, ये जो 24 मुख्तलिफ हल्के हैं, इसमें फ़ी हल्का तकरीबन 40 से 50 हज़ार वोट है। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान में इससे 5-5 गुना 6-6 गुना बड़े हल्के, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं।
ठीक है, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन, जो सही रिजल्ट हों वो तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक जो है वो कंपाइल हो जाते हैं। यहाँ पे जिन हलकों की मैं बात कर रहा हूँ वो 40-50 हज़ार वोट होंगे, और जारी बात है जब मैं 40-50 हज़ार वोट कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40-50 हज़ार वोट डला भी है। आम तौर पे अगर मैं इसको 50% भी कंसिडर करूँ तो ये तकरीबन 20 हज़ार वोट जो है वो डल जाते हैं। और मैं जितने वोट अभी आपको मैं बता के हटाऊँ, तकरीबन यही पैटर्न हर जगह चल रहा है। मतलब जीतने वाले ने 7,000 वोट, 8,000 वोट, 5,000 वोट, 6,000 वोट टीए में, और दूसरे आने वाले ने उसका 1,000, 1,500, 2,000 का फ़र्क है। आप रफली अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन को 15,000 वोट जो है, 15 से 20,000 वोट जो है डलता है। 15 से 20,000 वोट गिनना किसी भी इंतखाबी हलके के अंदर जो है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे का काम है, क्योंकि सारा का सारा एक जगह तो नहीं गिना जाना ना, ये सारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे गिने जाने हैं, और वहाँ पे उनके अपने अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंपाइल करके आगे इसको फॉर्म 47 के लिए अपने फॉर्म 45 जो है वहाँ पे आगे देने हैं। तो ये इतना कोई लंबा काम नहीं है, लेकिन चूंकि अब इस पर देर हो रही है तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर जो है तशवीश का इजहार किया है। कुल 33 नशस्तें होती हैं इस असम्बली के अंदर, जिसमें से 24 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन इसमें होता है, जबकि दीगर जो है वो मखसूस नशस्तें होती हैं। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 17 सीटें जो हैं वो आपको दरकार हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से फॉर्म 45 और 47 का इस कैंपेन में जिक्र किया गया। नवाज शरीफ ने मुझे देश से क्यों निकाला, इसकी उनकी तकरीर बड़ी मशहूर हुई, और उसके बाद फिर वो खुद ही देश से चले गए, जनीवा चले गए उसके बाद। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर, नईम हैदर पंजोता, सलमान अकरम राजा, उन्हें सूबा बदर किया गया इस सारे मामले के अंदर। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवन दो इन लोगों को जो है वो सूबा बदर किया भी गया, लेकिन इतलात हमारे पास यही आ रही थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट वहाँ पे नहीं है, या जिस तरह उनके चंद लोग जो है वो क्लेम कर रहे थे कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी और ये हो जाएगा, वो इतने इनके पास शायद कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे, या इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। जो इस मरतबा इलेक्टेबल्स थे, हमने हबीब अकरम साहब का पॉडकास्ट किया था जिन्होंने 10 दिन लगाए इस पूरी कैंपेन में, तो उन्होंने खुद ये बताया था कि जनाब ज़्यादातर जो है वो इलेक्टेबल्स इन दीगर जमातों में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इतना बड़ा जो है वो कोई इलेक्टेबल का जो काउंट है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और रिजल्ट्स भी जो हैं वो फ़िलहाल वैसे ही आ रहे हैं। देखते हैं अब मज़ीद इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। इसके अलावा कुछ इधर इस्लामाबाद की भी कुछ खबर लेते हैं। हुकूमती वफ़द और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर जनाब डेडलॉक जो है बरकरार है। हंगामी इजलास फौरी ख़त्म हो गया है, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नवीद कमर और शहरी नुमान जो हैं वो मौजूद थी। PPP को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम भी हुकूमती वफ़द में शामिल हैं, लेकिन वो डेडलॉक जो है वो अभी तक नहीं टूट सका। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिनके पास आजकल किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है, इलेक्शन भी वो हार गए थे, बिल्कुल आजकल साइडलाइन हुए हैं। इनके पसंदीदा 1-2 शोज़ के अंदर ये जाते हैं, इसके अलावा इनको कोई ज़्यादा शो में बुलाता नहीं है। तो उन्होंने दोबारा लाइमलाइट जो है वो हासिल की है, और इस मरतबा लाइमलाइट हासिल की है अपनी ही हुकूमत के ऊपर जो है करप्शन के इल्ज़ाम डाल के। वो किस तरह उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सब अच्छा की रिपोर्ट बहुत से आम हक़ाइक़ को पस पर्दा ले जाती है। शेखुपुरा के दीगर महकमों में अरबों रुपए के स्कैंडल्स के बाद वासा में भी करप्शन की इंतहा हो रही है। अब ये जाहिर बात है दीगर महकमे या वासा जो है ये आप ही की हुकूमत के अंडर आते हैं, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज़ की हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। नाकिस मनसूबाबंदी, गैर मेयारी मटीरियल और बदनवानी न सिर्फ वसाइल का ज़िया है बल्कि शहरियों के घरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर इन मनसूबों की शफाफ निगरानी मुमकिन नहीं हो सकती तो चंद जेबें भरने के बजाय ये वसाइल गरीब वहाँ पर खर्च किए जाएँ ताकि किसी की बेटी की शादी हो सके या किसी की बीमार प्यारे का इलाज हो सके। इससे पहले जो है वो सुतरा पंजाब फैसलाबाद से भी जो है अरबों रुपए का एक स्कैंडल जो है वो सामने आया था, लेकिन उसकी इंक्वायरी का जो हुक्म था वो मरियम नवाज़ ने खुद दिया था। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो है वो अपनी ही हुकूमत के अंडर आने वाले महकमों के ऊपर जो है करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो बाहर वाले मतलब अपोजिशन की जानिब से कोई लगाए तो चलें, ठीक है, बात समझ आती है। ये तो अपनी हुक्मरान जमात के एक बंदे की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब मेरे ख्याल में इसके बाद जो है वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जो अटेंशन चाहिए थी वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जानिब से शायद मिल जाएगी। हो सकता है नेगेटिव भी हो, जाहिर बात है, ये कुछ अभी पता नहीं है। इसके अलावा साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल का जो मामला है उसके ऊपर साकिब चद्दड़ साहब ने जनाब एक दरख्वास्त जो है थाना भवाना के अंदर जो है वो जमा करवाई है, और उन्होंने मोमना इकबाल की बहन रमशा इकबाल के ऊपर जो है 80 लाख रुपए की अमानती रकम हड़प करने और मुजरमाना रवैया इख्तियार करने के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने और वहाँ का वीज़ा हासिल करने के लिए जो है इनकी माली इमदाद की, और इस सिलसिले में मैंने कुल 80 लाख रुपए जो है अमानतन रमशा इकबाल के हवाले किए।
उन्होंने कहा इस कुल रकम में 39 लाख रुपए जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो भेजे गए वज़ीर चेक, जबकि बाकी रकम 41 लाख रुपए गवाहान जावेद इकबाल और बिलाल अकबर की मौजूदगी में कैश फराहम किया गया। ताम वीज़ा और दीगर ज़रूरियात पूरी होने के बावजूद रिमशा इकबाल ने रकम की वापसी से टाल मटोल शुरू कर दी। साहिल की जानिब से बार बार तकाजा करने पर खातून ने घरेलू ताल्लुकात का वास्ता देकर मजीद मोहलत मांगी और वादा किया कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने और बैरून मुल्क सफ़र करने पर वो रकम लाजमी लौटा देगी, लेकिन वीज़ा लगने के बाद भी रकम वापस करने के बजाय मुख्तलिफ हीले बहाने जो है बनाए गए। गल जी ना वो अब जाहिर बात है फायर और काउंटर फायर के ऊपर आ गई है कि